तो आज की ये जो कहानी है ना, वो एक सवाल खड़ा करती है। एक बहुत ही गहरा सवाल कि प्यार असल में रहता कहाँ है। क्या वो हमारे दिमाग की यादों में बसता है या फिर दिल की धड़कनों में महसूस होता है। ये कहानी है प्यार की, टूटी फूटी यादों की, और हाँ, उन शब्दों की जिन्हें कहने में बहुत बहुत देर हो गई। तो ये कहानी असल में है क्या? ये एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन दुखद एक काव्यात्मक रोमांस ड्रामा है। और आज हम इसकी जो भावनात्मक बुनियाद है ना, उसे ही परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले किरदार से, रेन से। रेन को समझने के लिए बस इतना जान लेना काफी है कि वो तूफानों को देखने वाला लड़का है। मतलब एकदम शांत, अपने आप में खोया हुआ और बहुत गहरा। और यहाँ देखिए, दोनों किरदारों के बीच का फर्क कितना साफ है। एक तरफ रेन है जो खामोशी से सब कुछ देखता है, भीड़ से दूर भागता है और तूफानों से नहीं डरता। और दूसरी तरफ है आउई, जो अपनी हंसी से खामोशी को भर देती है, जिसे सूखे फूल इकट्ठा करना पसंद है और जो बेइंतहा प्यार करती है, भले ही वो धीरे धीरे भूल जाती हो। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के उलट हैं और शायद इसीलिए एक दूसरे को पूरा भी करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आउई की। वो चमकने वाली लड़की है। उसकी जो गर्मजोशी है, उसका जो चुलबुलापन है, वो रेन की खामोश दुनिया के बिल्कुल उलट है। और यही बात उसे एक बहुत मजबूत किरदार बनाती है। तो कैसी है आउई? उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है और स्वभाव में गर्मजोशी। वो अक्सर ऐसे गाने गुनगुनाती है जो उसने उसी वक्त बनाए हों। और उसका प्यार जताने का तरीका वो बहुत गहरा है, बहुत सच्चा। तो आप समझ सकते हैं कि रेन की जिंदगी में किस तरह की ऊर्जा आने वाली है। यही वो ताकत है जो रेन की खामोश दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए अब उस रात में चलते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ। हम इस सीन को बिल्कुल वैसे ही देखेंगे जैसे वो होता है। एक एक पल को समझेंगे कि कैसे ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से टकराती हैं और कैसे एक छोटा सा मामूली सा पल सब कुछ बदल कर रख देता है। तो सीन शुरू होता है। जगह शहर की सड़कें। वक्त रात के 9:47 और बहुत तेज बारिश हो रही है। इतनी तेज मानो किसी के इरादों को भी भिगो दे। देखिए, ये सिर्फ माहौल के बारे में नहीं है। यहाँ एक भावनात्मक मंच तैयार किया जा रहा है। ये बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं है, ये एक एहसास है, एक इशारा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और फिर ये लाइन आती है, स्ट्रीट लैंप्स गीले फुटपाथ पर नारंगी रोशनी फैला रहे हैं, छाते टूटे हुए फूलों की तरह हवा में डगमगा रहे हैं। जरा इस भाषा की खूबसूरती देखिए, माहौल को भी एक पहचान दी जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये शहर भी अकेला है और खूबसूरत भी। ये लाइनें किरदारों के अंदर के अकेलेपन को बाहर की दुनिया में दिखा रही हैं। और तभी हमें रेन की आवाज सुनाई देती है, उसके मन की आवाज। वो सोचता है, बारिश हर किसी के लिए सबके सामने दुखी दिखने का एक बहाना है। मुझे मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं है, मैं तो हमेशा ही दुखी दिखता हूँ। ये एक लाइन हमें सीधा रेन की दुनिया के अंदर ले जाती है ना। हमें पता चलता है कि वो कितना अकेला और उदास है। और तभी अचानक एक हलचल होती है। एक लड़की हवा के झोंके से उसकी छतरी पलट जाती है और वो गीले फुटपाथ पर फिसल जाती है। बस यही वो पल है जो सब कुछ बदलने वाला है। एक छोटा सा हादसा जो दो अलग अलग दुनियाओं को एक साथ ले आएगा। रेन, जो हमेशा अपनी दुनिया में खोया रहता है, वो सोचने से पहले ही हरकत में आ जाता है। वो आगे बढ़ता है और उस लड़की की कलाई पकड़ लेता है। सोचिए, एक लड़का जो लोगों से दूर भागता है, आज वो बिना सोचे समझे किसी को बचाने के लिए आगे आया है। ये पहली बार है जब हम उसे अपने खोल से बाहर निकलते हुए देख रहे हैं। और फिर दोनों वहीं जम जाते हैं। उसका हाथ लड़की की बांह पर और लड़की का चेहरा रेन के सीने से बस कुछ इंच दूर। समय जैसे थम सा गया है। बारिश की बूंदों के बीच दो अजनबी एक बहुत ही नाटकीय तरीके से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और उस थमे हुए पल में लड़की आओ ए कहती है, मेरी ब्रेड गिर गई। मतलब इतने गहरे, इतने नाटकीय पल में उसे अपनी ब्रेड की चिंता है। यही वो लाइन है जो सारा तनाव खत्म कर देती है और हमें आओ ए के किरदार की मासूमियत का पता चलता है। और ये सुनकर कई सालों में पहली बार रेन हंसता है। एक सच्ची हंसी, छोटी सी, हैरान कर देने वाली, जैसे बिना इजाजत के उसके अंदर से निकल गई हो। यही इस पूरे सीन का सबसे अहम मोड़ है। वो पल जब रेन का पत्थर जैसा स्वभाव टूटता है। ये हंसी सिर्फ एक हंसी नहीं है, ये एक नई शुरुआत का इशारा है। आवी उसे देखती है और कहती है, क्या तुम मेरी ब्रेड की ट्रेजेडी पर हंस रहे हो?
रेन थोड़ा घबराकर कहता है, नहीं, मैं सॉरी, क्या तुम्हें चोट लगी? और आउई का जवाब सुनिए, सिर्फ मेरे आत्मसम्मान को और ब्रेड को। उनकी ये पहली बातचीत ही बता देती है कि उनके बीच एक कितना प्यारा और मज़ेदार रिश्ता बनने वाला है। वो पहली ही बार में एक दूसरे के साथ कितने सहज हो जाते हैं। फिर रेन अपना नाम बताता है, रेन। आउई पूछती है, सिर्फ रेन? और तब रेन थोड़ा हिचकिचाकर अपना पूरा नाम बताता है, रेन असाही। ये छोटा सा सवाल कि सिर्फ रेन, ये दिखाता है कि आउई की दिलचस्पी सच्ची है। वो उसे बस एक अजनबी नहीं मान रही, वो उसे जानना चाहती है और वो रेन को उसके खोल से बाहर निकाल सकती है। और फिर बारिश के बीच एक गिरी हुई ब्रेड के ऊपर वो दोनों एक साथ हंसते हैं, बिना किसी वजह के और दुनिया की हर वजह के साथ। ये उनकी दूसरी हंसी है, एक साझा हंसी, और ये उनके रिश्ते को जैसे पक्का कर देती है। एक इतने अजीब से पल में बना ये कनेक्शन बहुत गहरा और असली लगता है। और जैसे ही वो हंसते हैं, रेन अपने मन में सोचता है, उसकी हंसी ऐसी क्यों लग रही है जैसे मुझे इसे बहुत पहले सुनना चाहिए था। ये सवाल ये सब कुछ कह देता है। ये एहसास कि ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं है, ये तो किस्मत में लिखा था। ये कुछ ऐसा है जो होना ही था। फिर ओई चली जाती है और रेन बारिश में अकेला खड़ा रह जाता है। उसका हाथ अब भी हवा में थोड़ा सा उठा हुआ है, जैसे उसने अब भी ओई को पकड़ रखा हो। ये इस सीन की आखिरी तस्वीर है। रेन अकेला तो है, पर अब वो पहले जैसा नहीं रहा। ये पल आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है। तो इस पर ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कुछ खूबसूरत मुलाकातें शुरुआत से ही एक दुखद अंत के लिए होती हैं? एक स्कूल की लाइब्रेरी है, धूप में नहाई हुई, खिड़कियों से रोशनी छन छन कर आ रही है, और उसी लाइब्रेरी के एक शांत कोने में बैठा है रेन, बिल्कुल अकेला, अपनी ही दुनिया में गुम। पर ये जो शांति है ना, ये ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। बस ये दो शब्द, वो सीट, रेन की जुबान से हिचकिचाते हुए निकलते हैं, और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला है। ये अधूरे शब्द एक ऐसी मुलाकात की शुरुआत है जो इन दोनों की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो कहानी का पहला पड़ाव, यहाँ एक मजेदार सी तकरार होती है, एक ऐसी टक्कर जो उनके बीच एक बहुत ही खास रिश्ते की चिंगारी सुलगा देती है। और ये जवाब आता है आउई की तरफ से, बिल्कुल सीधा, थोड़ा मजाकिया। वो रेन को सीधे सीधे चुनौती दे रही है ना? यही पता चलता है कि वो कितनी हाजिर जवाब है। अब रेन की बात सुनिए, उसकी आवाज में हल्की सी नाराजगी है ना? मैं वहां बैठता हूं, आमतौर पर सबको पता है। उसकी बातों से साफ है कि उसे अपनी रूटीन, अपनी जगह कितनी प्यारी है। वो कोना तो जैसे उसका अपना इलाका हो। पर ओई कहाँ पीछे हटने वाली थी? उसका जवाब देखिए, मुझे नहीं पता था, नई जानकारी, धन्यवाद। कितनी आसानी से उसने इस पूरी सिचुएशन को और मजेदार बना दिया। और बस यहीं से उनके बीच वो एक खास केमिस्ट्री बननी शुरू हो जाती है। तो कुल मिलाकर हुआ क्या? एक खामोश सी चुनौती और एक शरारत भरी घुसपैठ। आईओई के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है जिसे रेन साफ देख सकता है, और बस यहीं से उनके बीच एक अनकहा सा रिश्ता जन्म ले लेता है। अब कहानी आगे बढ़ती है, और इस बार ये रिश्ता सिर्फ मजाक मस्ती से कहीं आगे और भी गहरा होने वाला है। अब सीन बदल गया है। सोचिए, एक भीड़ भरा ट्रेन प्लेटफॉर्म। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा, बस एक खामोशी है। और इसी खामोशी में रेन एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी कदम उठाता है, एक ऐसा इशारा जो उनके बीच की सारी दूरियों को मिटा सकता है। ये पल बहुत पर्सनल है, बहुत गहरा। एक ही गाना, एक ही धुन दोनों को जोड़ रही है। एक ऐसी आवाज जो सर्दियों की सुबह की तरह है, शांत, सुकून देने वाली। इस एक पल में वे दोनों एक दूसरे के बहुत बहुत करीब आ जाते हैं। और फिर आउई कहती है, सबसे अच्छी चीजें हमेशा इत्तेफाक से मिलती हैं। कितनी सही बातें हैं ना? वो शायद उस गाने की बात कर रही है, पर कहीं ना कहीं अपनी और रेन की मुलाकात की भी। आखिर उनकी कहानी भी तो एक खूबसूरत इत्तेफाक ही है। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां उनका रिश्ता एक नए लेवल पर पहुंचता है, भरोसे और अपनेपन के एक बिल्कुल नए एहसास पर। शहर के शोर से दूर एक कम्युनिटी सेंटर की छत पर आसमान में बस कुछ ही सितारे हैं, और यही वो जगह है जहां उनके बीच की सारी दीवारें गिर जाती हैं, जहां वे अपने मन की वो बातें कहते हैं जो शायद किसी से नहीं कहीं।
यहाँ का माहौल ही ऐसा है जो उन्हें खुलकर बात करने का मौका देता है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि वो दोनों कितने अलग हैं। आओई कहती है, मेरी माँ कहती है कि मैं चीज़ों को बहुत जोर से महसूस करती हूँ, जैसे मेरे अंदर कोई दीवारें ही नहीं हैं। और रेन का जवाब, मेरे पास बहुत सारी हैं, मैंने उन्हें बनाया है, ईंट दर ईंट। एक जो सब कुछ खुलकर महसूस करती है और दूसरा जिसने खुद को दीवारों के पीछे कैद कर रखा है। पर शायद यही फर्क उन्हें एक दूसरे के लिए परफेक्ट बनाता है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने तरीके से एक बोझ लिए जी रहे हैं। और फिर रेन को कुछ एहसास होता है, एक ऐसी बात जो इस कहानी का दिल है। वो कहता है, जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो बोझ खत्म नहीं होता, बस बढ़ जाता है, और बटा हुआ बोझ उतना भारी नहीं होता। सोचिए, उसने ये महसूस किया कि सही इंसान के साथ होने पर दुनिया का बोझ हल्का हो जाता है। वो गायब नहीं होता, पर वो साझा हो जाता है। और यही उनके रिश्ते का सबसे बड़ा सच है। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, वो हिस्सा जहां उनका रिश्ता अपनी मंजिल तक पहुंचता है और उनका ये बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। आओई का कमरा है और यहाँ बातचीत की जरूरत नहीं, यहाँ बस एक खामोशी है, एक गहरा अपनापन, कुछ वादे हैं जो बिना लफ्जों के हो रहे हैं, क्योंकि कुछ एहसास शब्दों से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। और फिर आओई कहती है, मुझे लगता है मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, ये जाने बिना कि मैं ढूंढ रही हूं। इन शब्दों में वो एहसास है जैसे किसी दूसरे में अपना ही कोई खोया हुआ हिस्सा मिल गया हो, एक बहुत ही गहरी पहचान का एहसास। और रेन का जवाब, वो बताता है कि ये एहसास सिर्फ एक तरफा नहीं है। वो कहता है, मुझे लगता है मैं इंतजार कर रहा था, ये जाने बिना कि मैं किसका इंतजार कर रहा था। ये तो जैसे किस्मत और पहचान का एक खूबसूरत संगम है ना? उन्हें आखिरकार वो मिल ही गया जिसका वो अनजाने में हमेशा से इंतजार कर रहे थे। और यही है इस सफर का अंजाम। ये लाइन सब कुछ कह देती है, वे अब दो अलग लोग नहीं हैं, वे एक हैं, एक साथ सांस लेते हुए। ट्रेन का प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा है, हर तरफ शोर है, भागदौड़ है, और उस भीड़ के बीच रेन अपना एक ईयरबड आवी की तरफ बढ़ाता है और बिना कुछ कहे एक कनेक्शन बन जाता है। बस यहीं से उनकी कहानी की शुरुआत हुई। वो एक छोटा सा पल अगले 7 सुनहरे महीनों की वजह बन गया। आइए देखते हैं कि उनका रिश्ता कैसे परवान चढ़ा। वो 7 महीने वो कुछ ऐसे थे जैसे सर्दियों की नरम धूप में कैफे में बैठना, शाम को चुपचाप साथ में टहलना, और हाँ, एक ही हेडफोन से दुनिया के शोर से दूर अपना संगीत सुनना। बुरे दिनों में एक दूसरे को सूखे खुबानी देना या किताबों के पन्नों में छोटे छोटे नोट्स छुपा देना। और वो छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी थीं जिनके बाद ईमानदारी से मांगी गई माफ़ी रिश्ते को और भी गहरा कर देती थी। उनकी दोस्त हाना का ये मजाकिया कमेंट असल में उनके रिश्ते की गहराई दिखाता है। मतलब उनका प्यार इतना जाहिर था कि आसपास के लोगों को भी वो महसूस होता था, जैसे हवा में कोई मिठास घुल गई हो। और फिर आता है वो पल जो उनके रिश्ते को एक नाम देता है। आई का रेन के लिए लिखा एक छोटा सा नोट, मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से, इत्तेफाक से और ऐसे कि अब कुछ बदल नहीं सकता, तुमसे प्यार करने लगी हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक इकरार था। लेकिन अब चलते हैं उस एक पल की तरफ जहां एक आवाज ने उनकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। शाम के 7:20, एक क्रॉस वॉक और फिर से बारिश। अजीब बात है, जिस बारिश ने सब कुछ शुरू किया था, शायद वही अब सब कुछ खत्म करने वाली थी। माहौल में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कुछ भी दिखाई देने से पहले एक आवाज आती है, एक गलत आवाज, टायरों के चीखने की और धातु के टकराने की। एक ऐसी भयानक आवाज जो आने वाले कल को पूरी तरह बदलने वाली थी। उस आवाज के ठीक बाद का मंजर रेन को ओई सड़क पर मिलती है। होश में तो है, पर बस कहने भर को। रेन उसका हाथ पकड़ता है, वो उसे देखती है, और फिर एम्बुलेंस के दरवाजे उनके बीच बंद हो जाते हैं। 7 महीनों में ये पहली बार था जब वो दोनों अलग हुए थे। अब कहानी अस्पताल की खामोशी में पहुंचती है, जहां इस हादसे का असली और दिल तोड़ने वाला सच सामने आने वाला था। 3 दिन बाद अस्पताल का कमरा। आयोवी को होश आ गया है। रेन एक उम्मीद लेकर उससे मिलने जाता है, लेकिन कमरे की हवा में उम्मीद से ज्यादा एक अजीब सी खामोशी थी। और फिर वो पल आता है जो रेन की दुनिया को बिखेर कर रख देता है। आयोवी उसे पहचान की नजरों से नहीं देखती, बल्कि एक अजनबी को देखकर जो उलझन होती है, उस नजर से देखती है और पूछती है, नमस्ते,
क्या आप मेरे परिवार के दोस्त हैं? डॉक्टर बताते हैं कि आओई को रेट्रोग्रेड एमनेशिया हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो दिमाग चोट लगने से पहले की यादों को पूरी तरह से मिटा देता है। और इस केस में ये सिर्फ कुछ दिन या महीने नहीं थे, बल्कि पूरे 3 साल की यादें थीं। मतलब उनकी पहली मुलाकात, उनकी बातें, उनका प्यार, सब कुछ एक झटके में मिट गया था। आओई के लिए रेन अब सिर्फ एक अजनबी था। तो अब सवाल यह है कि रेन उस दुनिया में क्या करे जहां वो उस इंसान के लिए बस एक अजनबी है, जिसे वो अपनी पूरी दुनिया मानता है। और ये देखिए, ये बदलाव कितना दर्दनाक है। पहले ओई उसे अपना घर कहती थी, और अब जब रेन उसकी कोई मदद करता है तो वो बस इतना कहती है, आप बहुत दयालु हैं। एक घर से एक दयालु अजनबी तक का सफर। रेन अपने टूटे हुए दिल के बावजूद उस रिश्ते का कोई भी सिरा बचाने की कोशिश करता है। वो कहता है, कोई बात नहीं, हम फिर से शुरू कर सकते हैं। अगर तुम चाहो, मैं बस एक दोस्त बनकर रह सकता हूं। रिन तब तक मुस्कुराता रहता है जब तक आओई की नजरें उस पर होती हैं, और जैसे ही वो मुड़ती है, वो हॉल में चला जाता है, खुद को संभालने, अपना दिल टूटने का दर्द छुपाना, सिर्फ इसलिए ताकि आओई परेशान ना हो। ये शायद उसकी जिंदगी का सबसे बहादुरी वाला काम था। और ये शब्द हैं रेन के, जो इस कहानी का एक अहम किरदार है। और सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरे विश्लेषण की नींव है। ये एक ऐसी कश्मकश है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या बिना यादों के प्यार सच में एक तोहफा है या सिर्फ एक बोझ। बस यही सवाल हमें इस कहानी की तह तक ले जाएगा। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कोई क्यों अकेले इतना बड़ा बोझ उठाने का फैसला करेगा। और बस यही वजह है कि हम ये विश्लेषण कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि इस दर्दनाक फैसले के पीछे की असल कहानी क्या है। तो ठीक है, अगर रेन के लॉजिक को समझना है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि वो आखिर बचा क्या रहा है, किस चीज़ की हिफाजत कर रहा है। और इसका जवाब जानते हैं कहाँ छिपा है? एक बहुत ही मामूली सी जगह पर, बिस्तर के नीचे रखे एक बक्से में। और ये सिर्फ एक बक्सा नहीं है, ये एक प्रतीक है उसके दर्द का। कह सकते हैं कि ये उन यादों का एक मकबरा है जो अब बस एक ही दिल में जिंदा है। इसे खोलने का मतलब है उस अतीत से रूबरू होना जो अब एक तरफा हो चुका है। और जरा देखिए, इस बक्से में है क्या? ये कोई मामूली चीजें नहीं हैं। ये उस रिश्ते के सबूत हैं जो अब बस इन्हीं चीजों में सांस ले रहा है। उसके लिखे खत हैं, फोन से निकाली हुई कुछ तस्वीरें, एक हार जो उसने कभी वापस ही नहीं लिया, और एक फूल की कुछ सूखी पंखुड़ियां। हर एक चीज एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसे याद रखने वाला अब सिर्फ एक ही इंसान बचा है। तो मतलब साफ है, ये बक्सा सिर्फ यादों का घर नहीं है, ये उस याददाश्त के बोझ का जीता जागता एक फिजिकल सबूत है। ये रेन के उस खामोश दर्द का सबूत है जिसे वो पूरी दुनिया से छिपाए हुए है। चलिए, अब उस बक्से में रखी सबसे असरदार चीज पर आते हैं, एक खत। एक ऐसा खत जो इस बात का पक्का सबूत है कि ये प्यार कभी असली था और दो तरफा था। ये आओई के शब्द हैं। इन शब्दों में जो इमोशन है वो इतना सच्चा है कि साफ पता चलता है कि उनका प्यार कितना गहरा और असली था। ये शब्द अपने आप में एक पूरी धूली हुई दुनिया समेटे हुए हैं। और बस यही कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। सोचिए, एक तरफ प्यार से भरा वो खत, और दूसरी तरफ ये कड़वी सच्चाई कि लिखने वाली के लिए अब इन यादों का कोई मतलब ही नहीं है। ये एक जोर का झटका है। जरा सोच कर देखिए, उसके प्यार का सबसे बड़ा सबूत, उसकी अपनी हैंडराइटिंग, अब उसके लिए सिर्फ कागज पर स्याही के कुछ निशान हैं, बस। ये बात इस पूरी सिचुएशन की ट्रेजेडी को और भी गहरा बना देती है। तो अब इस कहानी में एंट्री होती है हाना की। हाना एक तरह से रेन की सोच के बिल्कुल उलट है। वो एक बाहरी नजरिए को सामने रखती है, कह सकते हैं कि वो तर्क की आवाज है। और यहीं से इन दोनों के बीच वो बातचीत शुरू होती है जो हमें इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में ले जाएगी। हाना बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे की जड़ पर बात करती है। और ये जवाब देखिए रेन का, वो अपने वहां होने को कैसे देखता है। उसके लिए ये एक सेल्फलेस एक्ट है, एक देखभाल। वो इसे प्यार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी मानता है। कम से कम अपनी नज़र में तो यही सोचता है। और इस बातचीत से ये साफ हो जाता है कि हाना को रेन की हालत का पूरा अंदाजा है। वो देख पा रही है कि इस फैसले ने रेन को अंदर से कितना तोड़ दिया है। वो जानती है कि रेन बस टूटने ही वाला है।
ये जो है ये इस कहानी के पूरे कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, एक तरफ है हाना का लॉजिक जो दिल से सोचती है कि सच जानने का हक सबको है, और दूसरी तरफ है रेन का लॉजिक जो इसे एक बोझ मानता है। दो अलग अलग फिलॉसफी, और मजे की बात यह है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर कहीं ना कहीं सही लगते हैं। हालांकि ये लाइन सही मायनों में रेन के कैरेक्टर और उसके अंदर चल रही पूरी जद्दोजहद का निचोड़ है। वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी अच्छाई ही झुंझलाहट पैदा करती है, तकलीफ देती है। तो चलिए अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि रेन आखिर में क्या फैसला लेता है। और आखिर में रेन एक फैसला करता है, बिल्कुल साफ। उसने अपना रास्ता चुन लिया है। वो खामोशी को चुनता है और उस बोझ को अकेले ही उठाने का फैसला करता है, भले ही इसका मतलब हमेशा के लिए अकेले चलना हो। कैफे है, हल्की हल्की म्यूजिक बज रही है, दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही है। बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन कभी-कभी सबसे बड़ी तबाही इसी खामोशी में होती है। और यहाँ इसी शांति के बीच एक इंसान की दुनिया बिखरने वाली है। तो होता क्या है, कहानी एक बहुत ही मुश्किल बातचीत से शुरू होती है। रेन को पता था, उसे ये एहसास था कि ऑय से ये बात होने वाली है और ये आसान नहीं होगी। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये चंद मिनट उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। और फिर आओई बोलना शुरू करती है। वो बताती है कि उसकी जिंदगी में कोई और है, उसकी क्लास का एक लड़का, काइटो। बस ये कुछ शब्द, और ऐसा लगता है जैसे कमरे की सारी हवा जम गई हो। यहीं से रेन की दुनिया में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। आओ अपनी याददाश्त खो चुकी है और वो कंफ्यूज्ड है। उसे लगता है जैसे उसके दिल में कोई खाली जगह है, कुछ अधूरा है। और वो रेन से पूछती है, क्या मेरे एक्सीडेंट से पहले कोई था? सोचिए उस पल के बारे में। वो जवाब ढूंढ रही है और जवाब ठीक उसके सामने बैठा है। ये वो सच है जो रेन के अंदर चीख रहा है। वो कहना चाहता है, हाँ, वो मैं ही हूँ। तुम्हारा दिल जिसे ढूंढ रहा है वो मैं हूँ, जो तुम्हारे ठीक सामने बैठा है। लेकिन ये शब्द उसके होठों तक आके रुक जाते हैं। बाहर से सब शांत है, पर अंदर एक पूरा का पूरा तूफान है। और फिर आओई एक ऐसा सवाल पूछती है जो पत्थर की तरह सीधा रेन के दिल पर जाकर लगता है। वो कहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम ही तो हो जो मुझे जानते हो, मतलब इस नई वाली मुझे। वो मदद मांग रही है और उससे ये पता भी नहीं कि उसकी ये बात रेन को अंदर से कितना तोड़ रही है। तो इस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। अब जरा रेन की अंदरूनी हालत पर नजर डालते हैं। बाहर से वो पूरी तरह शांत है, कंपोज्ड है, लेकिन अंदर अंदर उसकी दुनिया ढह रही है। ये एक अजीब तरह का दर्द है। मतलब ऐसा दर्द जो पहली बार में दर्द लगता ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे बस बहुत बहुत ज्यादा ठंड लग रही हो। एक ऐसी ठंडक जो आपको अंदर से सुन्न कर दे। ये वो पल है जब दिल टूटने की आवाज भी नहीं आती, बस सब कुछ जम जाता है। और इस सुन कर देने वाली ठंड के बीच रेन जवाब देता है। वो अपनी सारी भावनाओं को, अपने सारे दर्द को एक तरफ रख देता है। वो कहता है, मुझे लगता है तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें अब सही लग रहा है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये उसके बलिदान की शुरुआत है। और फिर वो अपने फैसले पर मुहर लगा देता है। बिल्कुल, मैं मदद करूंगा, बिल्कुल। इन दो शब्दों के साथ वो सिर्फ आवी की मदद के लिए हाँ नहीं कह रहा, वो अपने टूटे हुए दिल के साथ अकेले जीने के लिए भी हाँ कह रहा है। तो अब शुरू होता है शायद दुनिया का सबसे दर्दनाक ट्यूटोरियल। सोचिए जरा, जिस इंसान से कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो उसी को सिखा रहा है कि किसी और के साथ खुश कैसे रहा जाए। रेन अब यही करने वाला है। और पता है सबसे बुरी बात क्या है? काइटो एक अच्छा लड़का है, वो कोई विलेन नहीं है। रेन उसे नफरत भी नहीं कर सकता। और यही बात इस पूरी सिचुएशन को और ज्यादा तकलीफदेह बना देती है, क्योंकि रेन के पास अपनी तकलीफ का इल्जाम देने के लिए भी कोई नहीं है। और रेन क्या सलाह देता है? उसे वॉक पर ले जाने के लिए कहना, कुछ ऐसा करो जिसमें मूवमेंट हो, क्योंकि चलते हुए मुश्किल बातें कहना आसान हो जाता है। वो उसे परफेक्ट डेट प्लान करने में मदद कर रहा है। और हर एक शब्द उसके अपने अतीत की एक याद है जो अब जहर की तरह लग रही है। और फिर आउई बड़ी मासूमियत से पूछ लेती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? उसे क्या पता कि वो जो सवाल पूछ रही है वो रेन के अंदर दबे हुए जख्मों को फिर से कुरेद रहा है। उसे नहीं पता कि रेन की हर सलाह उनकी अपनी कहानी का एक पन्ना है।
रेन ये कह नहीं पाता, लेकिन उसके अंदर आवाज गूंज रही है। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि उस रात बारिश हो रही थी और तुम मेरे साथ चल रही थी। जब मैंने तुम्हें अपने पिता के बारे में बताया था और तुमने बिना कुछ कहे मेरा हाथ थाम लिया था, उसी रात मुझे समझ आया था कि प्यार असल में होता क्या है। ये वो पल है जो रेन के लिए सब कुछ है और ओई के लिए अब कुछ भी नहीं। अब इस कहानी में एक और किरदार आता है, रेन की दोस्त हाना। वो एक बाहरी आवाज है जो इस पूरी सिचुएशन को एक अलग ही नज़र से देखती है और वो रेन के इस महान बलिदान पर सवाल उठाती है। तो यहाँ हमें दो नज़रिए देखने को मिलते हैं। हाना कहती है, तुम उन्हें देख रहे हो? रेन जवाब देता है, नहीं, मैं बस उनके पास खड़ा हूँ। हाना इससे जुनून की हद तक का पागलपन कहती है और रेन का जवाब, वो खुश है। एक ही चीज को देखने के दो एकदम अलग अलग तरीके। एक के लिए ये पागलपन है, दूसरे के लिए प्यार। और फिर रेन अपने दिल की बात कहता है। वो बताता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसे याद नहीं है कि वो मेरे साथ थी, लेकिन जो उसके पास अब है वो असली है। मैं उससे ये छीन नहीं सकता। उसके लिए आओई की आज की खुशी उनके कल के सच से ज्यादा जरूरी है। इस पर हाना का जवाब एकदम परफेक्ट है। वो कहती है, मैं तुम्हारी इस महानता के खिलाफ एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करना चाहूंगी। ये एक खट्टी मीठी बात है, इसमें तारीफ भी है और इस बात का दर्द भी कि रेन खुद को कितनी तकलीफ दे रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा दिल किसी ऐसे इंसान के लिए धड़कने लगता है जिसके लिए उसे नहीं धड़कना चाहिए। बस कुछ ऐसी ही कहानी है आओई की। आओई अपने दोस्त रेन के साथ बैठी है और अचानक उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। अब अजीब बात यह है कि वो तो काइतो को डेट कर रही है, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? बस यहीं से ये पूरी पहेली शुरू होती है। तो चलिए अब जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आओई के मन में रेन के लिए ये अजीब सी बेचैनी आखिर क्यों है। क्या ये सिर्फ एक छोटी मोटी बात है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा हुआ है? तो देखिए, सीन कुछ ऐसा है कि आओई और रेन पुराने दिनों की तरह साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं रहा। आओई का एक बॉयफ्रेंड है और वो अपनी इन नई फीलिंग्स को नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रही है। पर सवाल ये है कि क्या वो ऐसा कर पाएगी? बस एक छोटा सा पल था वो। रेन का हाथ खिड़की बंद करते हुए गलती से आओई के कंधे से छू जाता है और बस उसी पल में जैसे सब कुछ ठहर जाता है। इस एक छुअन के बाद आओई के लिए अपनी भावनाओं को और दबाना नामुमकिन हो जाता है और बाहर की ये उलझन अब उसके सपनों में भी दस्तक देने लगती है। उसे अजीब अजीब सपने आने लगते हैं, एक आवाज़, एक स्पर्श और सुरक्षित होने का एक गहरा एहसास। वो नहीं जानती कि इन सपनों का मतलब क्या है, पर यही सपने उसे अपने हर फैसले पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। असल में ये सपने उसकी भूली हुई यादों के सुराग हैं। कुछ बहुत जरूरी है जो उसे याद नहीं, और उसका दिल उसे वही बताने की कोशिश कर रहा है। ये बिखरे हुए एहसास, एक आवाज़ जो दुआ की तरह उसका नाम लेती है, बारिश, और सबसे बढ़कर पूरी तरह महफूज होने का वो एहसास, ये सब उसी भूली हुई कहानी के हिस्से हैं। तो चलिए अब मिलते हैं काइतो से, वो लड़का जिसे आओई डेट कर रही है। काइतो एक तरह से देखा जाए तो एक सेफ चॉइस है, एक लॉजिकल चॉइस, लेकिन क्या वो सही चॉइस है? आओई ने काइतो को इसलिए चुना क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है, भरोसेमंद है, दयालु है, मतलब वो सब कुछ है जो आओई को लगता है कि उसे एक पार्टनर में चाहिए। पर क्या वो वही है जो उसका दिल चाहता है? आओई बार बार खुद को और अपनी दोस्त हाना को ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो काइतो के साथ खुश है, लेकिन हाना सब समझती है। वो आओई की आंखों में सच देख सकती है। वो जानती है कि आओई का दिल अभी भी कहीं और उलझा हुआ है। और बस ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट। आओई ने एक फैसला कर लिया है, वो अपने दिल की नहीं, दिमाग की सुनेगी। वो अपने उसूलों पर चलेगी। पर क्या ये एक ऐसा फैसला है जिसके लिए उसे आगे चलकर पछताना पड़ेगा? और अब कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। हम वक्त में थोड़ा पीछे जा रहे हैं ये जानने के लिए कि आयो आखिर भूली क्या है। और यकीन मानिए, जो सच सामने आने वाला है वो सब कुछ बदल कर रख देगा। आओई एक अस्पताल के कमरे में है, उसकी याददाश्त जा चुकी है और अब वो अपने अतीत के एक ऐसे हिस्से का सामना करने वाली है जिसे वो पूरी तरह बिल्कुल भूल चुकी है। और ये रहा वो सवाल, वो एक सवाल जो सब कुछ बदल देता है। आओई को बिल्कुल भी याद नहीं कि रेन कौन है।
बस इसी एक पल में रेन के लिए उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। जरा एक पल के लिए रेन के नजरिए से सोचिए। वो पूरी तरह से टूट चुका है। वो लड़की जिसे वो अपनी दुनिया समझता है, वो उसे पहचान तक नहीं रही। वो हाथ में सूखी खुबानी का पैकेट लिए बस खड़ा है और कोशिश कर रहा है कि उसके चेहरे पर शिकन तक ना आए। उसके लिए वो कमरा अब अजनबियों से भरा एक गलियारा बन चुका है। वाकई दिल तोड़ने वाला मंजर है ये। तो अब जब हम सब सच जानते हैं, चलिए वापस आज में लौटते हैं और देखते हैं कि कैसे आओई का दिल उसे वो सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा है जो उसका दिमाग भूल चुका है। आना इस कहानी में समझदारी की आवाज है। वो दोस्त जो सच बोलती है। वो जानती है कि दिमाग भूल सकता है पर दिल कभी नहीं भूलता, और वो बस आओई की मदद कर रही है ताकि वो अपने दिल की आवाज सुन सके। ये तो दिल और दिमाग की क्लासिक लड़ाई है ना? एक तरफ आओई का दिमाग है जो तर्क और वादों पर अड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ है उसका दिल जो धीरे धीरे उन भूली हुई यादों को फुसफुसा रहा है। और इस कहानी में दिल किसी चैंपियन की तरह लड़ रहा है। तो अब आई के लिए आगे का रास्ता क्या है? क्या वो अपने दिल की सुनेगी या अपने दिमाग की? इसका जवाब शायद हमें चौंका सकता है। यही सवाल इस कहानी की आत्मा है। ये वो सवाल है जो अबावी को सोने नहीं देगा। और सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं कि हमारी असली पहचान हमारे सोचे समझे फैसलों में है या उस गहरे सच में जिसे हम शायद भूल चुके हैं। आओई इस वक्त अंदर से पूरी तरह बेचैन है। वो दो प्यार, दो जिंदगियों और शायद खुद के ही दो अलग अलग हिस्सों के बीच फंस गई है, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो एक ऐसी कश्मकश में है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। और पूरा 1 साल बीत चुका है और अब वही एक जगह यादों का पूरा सैलाब ले आती है। सीन कुछ ऐसा है। बारिश हो रही है और आरोही एक क्रॉसिंग पर खड़ी है, ठीक उसी जगह जहां वो पहली बार किसी बहुत खास से मिली थी। और बस उसी पल उसे ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया ही अपनी जगह से हिल गई हो। और वो बारिश में खड़ी है, बिना छाते के। पता है क्यों? क्योंकि वो कभी सीखती ही नहीं। ये छोटी सी बात है ना, पर ये उस पल की उसकी बेबसी और उसके अकेलेपन को बहुत गहराई से दिखाती है। तो मन में सवाल आता है कि आखिर यही गली क्यों और ठीक अभी ही क्यों? यही वो सवाल है जो इस कहानी का पूरा टेंशन खड़ा करता है। और फिर जो होता है वो सच में चौंकाने वाला है। ये खोए हुए वक्त की बाढ़ है। मतलब यादें कोई बूंद बूंद करके नहीं आती, नहीं, वो एक सैलाब की तरह टूट पड़ती हैं पूरी ताकत के साथ। और फिर शुरू होता है वो सिलसिला, यादें टुकड़ों में, एक के बाद एक। पहली झलक लाइब्रेरी, एक खामोश जगह, शायद सब कुछ वहीं से तो शुरू हुआ था। अगली याद ट्रेन, रफ्तार, तेजी, ठीक वैसे ही जैसे उसके दिमाग में तस्वीरें दौड़ रही हैं, एक साथ किए गए किसी सफर की याद। फिर आता है एक साझा ईयरबड। सोचिए, एक ही गाना सुनते हुए वो पल, साथ बिताए गए कितने निजी लम्हों की ये एक और झलक है। तारे, ये यादों का सैलाब बस बढ़ता ही जा रहा है, एक के बाद एक, बेतरतीब। और इन तेज छोटी छोटी झलकियों के बीच अचानक एक गहरी याद ठहरती है। एक आवाज जो कहती है, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, ये जाने बिना कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या लाइन है! ये एक पल में ही उस भूले हुए रिश्ते की सारी गहराई सामने रख देती है। और बस यहीं पर वो यादों का सैलाब अपनी मंजिल पर पहुंचता है। ओई एकदम धीरे से फुसफुसाती है, रेन, मुझे याद है। और यही उस पल का सच है। एक ऐसा सच जो सब कुछ तबाह कर देने वाला है। लेकिन कहानी अब एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेती है। इन खूबसूरत यादों का सामना अब एक भयानक हकीकत से होने वाला है। एक ऐसी हकीकत जो 37 सेकंड की देरी से सामने आई। तो सवाल ये था ना कि ये यादें अब क्यों लौटीं? इसका जवाब दिल तोड़ देने वाला है। वो सड़क पार कर रहा था और एक कार ने बत्ती तोड़ दी। अस्पताल का कमरा और वहां लगी मशीनें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रही हैं। खामोशी जो एक ठंडे बेरहम अंत का सबूत दे रही हैं। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे क्रूर, सबसे बेरहम हिस्सा यही है। वो ऐसा लग रहा है जैसे बस सो रहा हो। मौत में जिंदगी का ये धोखा, इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है? और अब आता है भावनाओं का वो आखिरी सैलाब। एक ऐसा प्यार जिसे याद कर लिया गया है, और वो शब्द जो एक ऐसे इंसान से कहे जा रहे हैं जो उन्हें अब कभी सुन नहीं सकता। आवी के अंदर एक बेताबी है ये साबित करने की कि उसे सब याद आ गया है, हर एक छोटी से छोटी बात। वो कहती है, रेन, मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद है। वो बारिश, वो ब्रेड, वो ट्रेन, वो तारें, सब कुछ। और आखिर में
प्यार का वो इजहार जो पूरे 1 साल की देरी से आता है। रेन, मैं यहाँ हूँ, मुझे याद है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे याद है। पर अब बात सिर्फ दुख की नहीं रह गई है। अब बात है भूल जाने की क्रूरता की, और उस माफी के बोझ की जो शायद कभी दी नहीं जा सकती। अगर आवी के नजरिए से देखें तो सबसे बड़ा दुख शायद रेन का जाना भी नहीं है। सबसे बड़ा दुख है कि वो उसे भूल गई थी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें भूल गई थी। और उसका दर्द अब सिर्फ अपनी गलती तक नहीं है, वो अब रेन के अकेलेपन को महसूस कर रही है। वो अकेलापन जो उसने तब झेला होगा जब आओई को कुछ भी याद नहीं था। मुझे अफसोस है कि तुम अकेले थे। तो कभी सोचा है एक मामूली से जूते के डब्बे में क्या क्या छिपा हो सकता है? एक शांत से कमरे में, ये रेन का बेडरूम है, और कमरे में दोपहर की हल्की सुनहरी धूप छनकर आ रही है। एक ऐसा माहौल है जहां लगता है जैसे वक्त भी थमसा गया है। और इसी खामोशी के बीच आओई की नजर जाती है बिस्तर के नीचे रखे एक जूते के डब्बे पर। अब देखने में तो ये एक बिल्कुल मामूली सा डब्बा है, पर असल में इसके अंदर एक पूरा का पूरा अतीत कैद है। एक ऐसी दुनिया जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही है। तो डब्बे के अंदर क्या मिलता है? कुछ पुरानी चिट्ठियां जिनकी स्याही शायद फीकी पड़ चुकी है, एक नाजुक सा सूखा हुआ फूल और एक खोया हुआ हार। और जैसे ही आओई इन चीजों को छूती है, मानो ये बेजान चीजें बोल पड़ती हैं। हमें रेन की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है, मैंने उसे शब्दों के अलावा हर तरह से जोर जोर से प्यार किया। और यहीं इसी एक लाइन में है ना, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा अफसोस छिपा है। एक ऐसा प्यार जिसे महसूस तो बहुत किया गया, लेकिन कभी जाहिर नहीं किया गया। और रेन आगे सोचता है, काश मैं थोड़ा और बहादुर होता। अगर मैंने उसे बताया होता कि वो मेरे लिए क्या मायने रखती, तो शायद वो प्यार इतना बड़ा होता कि उसे भुलाया ही नहीं जा सकता। सोचिए, खामोशी कितनी ताकतवर हो सकती है। ये उसका एक बहुत दर्दनाक उदाहरण है। तो सवाल ये उठता है कि रेन की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक किरदार की कहानी नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक बहुत गहरा सबक छिपा है। तो पहला सबक, इतनी ऊंची दीवारें मत बनाओ कि सही इंसान तुम तक पहुंच ही ना सके। हम सब करते हैं ये, है ना? खुद को बचाने के लिए अपने चारों ओर धीरे धीरे दीवारें खड़ी कर लेते हैं, और पता भी नहीं चलता कि कब वो दीवारें हमें उन्हीं लोगों से दूर कर देती हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा पास रखना चाहते हैं। और दूसरा सबक, जो शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है, इतनी देर तक खामोशी से प्यार मत करो कि आखिर में सिर्फ खामोशी ही बच जाए। ये एक चेतावनी की तरह है कि अगर वक्त रहते दिल की बात नहीं कही गई, तो धीरे धीरे रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ खामोशी ही रह जाती है। अब एक ऐसी बात जो शायद सुनने में थोड़ी चुभ सकती है, किसी की कहानी में आप हमेशा विलन होंगे। अजीब लगता है ना सुनकर, पर इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। वो ये कि हमारे इरादे चाहे कितने भी नेक क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि सामने वाले पर उनका असर भी वैसा ही हो। पर सवाल है, ऐसा होता कैसे है? कभी हम समय को गलत समझ लेते हैं, कभी हम गलत चुनाव कर बैठते हैं, हम उन चीजों को भूल जाते हैं जिन्हें संभाल कर रखना चाहिए था, और सबसे बड़ी गलती, हम उन बातों को अपने अंदर ही दबा कर रख लेते हैं जिन्हें कह देना चाहिए था, बिल्कुल रेन की तरह। तो चलिए इन सब ख्यालों से वापस आओ एक के पास चलते हैं। वो कहाँ है? वो उसी क्रॉसिंग पर खड़ी है जहां वो और रेन पहली बार मिले थे। आज ये जगह सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये उनकी यादों का एक स्मारक बन चुकी है। ऊपर स्ट्रीट लैंप की रोशनी टिमटिमा रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये पूरा माहौल इस कहानी की उदासी और उसकी खूबसूरती दोनों को एक साथ बयां कर रहा है, बिल्कुल किसी फिल्म के एक खूबसूरत सीन की तरह। और उसके हाथ में वही हार है, उनके रिश्ते का, उनके अतीत का एक छोटा सा सबूत। लेकिन इस बार कुछ अलग है। वो उन यादों से भाग नहीं रही, बल्कि वो उस बारिश में खड़ी है और खुद को हर एक पल याद करने दे रही है। वो उसे स्वीकार कर रही है। और एक हफ्ता गुजर गया है और अब वक्त आ गया है एक आखिरी बातचीत का। ये वो कॉन्वर्सेशन है जिसमें शायद सब कुछ कह दिया जाएगा, या शायद जो अनकहा है वो हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है एक पार्क की बेंच पर। यहाँ आओई और काइटो बैठे हैं
और उनके बीच उनके रिश्ते का एक बहुत ही ईमानदार हिसाब किताब हो रहा है, उनके साथ बिताए गए आखिरी लम्हों का। और काइटो ही बात शुरू करते हैं एक ऐसी सच्चाई से जो शायद वो हमेशा से जानते थे। वो कहते हैं, वो तुम्हें पूरे साल प्यार करता रहा जब तुम मेरे साथ थी, और इसमें कोई गुस्सा नहीं है, बस एक अजीब सी शांत सी एक्सेप्टेंस है। इसके जवाब में आउई सिर्फ एक लफ्ज कहती है, हाँ, बस इतना ही। और इस एक हाँ में सोचिए पूरी कहानी की सच्चाई, उसका बोझ, उसकी ईमानदारी, सब कुछ है। लेकिन यहाँ काइटो का नजरिया देखिए कितना अलग है। वो कहते हैं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं उससे भी नाराज नहीं हूँ, मैं तो वक्त से नाराज हूँ कि वो इस तरह से चला। सोचिए, वो किसी इंसान को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, वो बस हालातों की इस ट्रेजेडी को, इस मजबूरी को समझ रहे हैं। और फिर काइटो इस रिश्ते को, इस कहानी को अपनी तरफ से एक अंजाम देते हैं। वो कहते हैं, तुमने मुझे एक ईमानदार साल दिया, और ये बहुत से लोगों को नसीब नहीं होता। ये एक खट्टी मीठी सी सच्चाई है जो साफ इशारा करती है कि एक चैप्टर अब खत्म हो चुका है। तो काइटो के साथ वो चैप्टर बंद हुआ और अब आउई एक नई दहलीज पर खड़ी है, रेन के घर पर। और यहाँ उसे कुछ ऐसा मिलने वाला है जो बीते हुए कल के सारे दरवाजे खोल देगा। तसव्वुर कीजिए, वो उसी फर्श पर बैठी है जहां रेन अक्सर देर रात तक उसके भेजे हुए खत पढ़ता था, और ठीक वहीं उसे एक शू बॉक्स मिलता है। कितना खूबसूरत तरीका है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने का। तो सवाल ये है कि आखिर इस डब्बे के अंदर है क्या? यही तो इस कहानी का दिल है, एक ऐसा प्यार जिसे बहुत सहेज कर रखा गया था। चलिए अब देखते हैं कि रेन ने क्या क्या संभाल कर रखा था उस डब्बे के अंदर, जैसे एक पूरी दुनिया ही बंद हो। सबसे पहले वो सारे खत जो आउई ने उसे लिखे थे, फिर कुछ फोटोज और एक सूखा हुआ फूल। उसके बाद वही नेकलेस जिसे आउई सोचती थी कि उसने खो दिया है, पता चला उसे रेन ने संभाल कर रखा था। और सबसे आखिर में रेन की अपनी हैंडराइटिंग में एक छोटा सा मुड़ा हुआ नोट। और बस यही वो मोमेंट है जहां कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। रेन का आखिरी नोट, पास्ट से आया हुआ एक मैसेज जो खास आउई के लिए छोड़ा गया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लिखा था रेन ने उस आखिरी संदेश में? उस नोट में लिखा था, आउई, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा साल था। तुम मेरी इस शांत सी जिंदगी में होने वाली सबसे अच्छी चीज थी। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें वो सहारा मिले जिसकी तुम हकदार हो। ये सिर्फ एक नोट नहीं है, ये तो अनकंडीशनल लव और रिस्पेक्ट का सबूत है। इस खत को पढ़ने के बाद आउई धीरे से उस डब्बे को बंद करती है, उसे अपने सीने से लगा लेती है और बस बहुत देर तक उसी फर्श पर बैठी रहती है, एकदम खामोश, शायद उन सारी यादों और उस प्यार के वजन को महसूस करते हुए। और कहानी के अंत में हमें रेन के शब्द सुनाई देते हैं, एक दिल जो सिर्फ तुम्हारा था। ये शब्द उस प्यार का सबूत हैं जो भले ही जाहिर नहीं किया गया, लेकिन वो हमेशा था और शायद हमेशा रहेगा। ये पूरा सीन हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब एक पूरे साल को, उसकी यादों को एक डब्बे में बंद कर दिया जाए तो उसकी उम्र कितनी लंबी होती है? क्या पता, शायद हमेशा के लिए। सोचिएगा इस पर, ज्यादा दुखद क्या है, एक प्यार जो खत्म हो जाए या एक ऐसा प्यार जिसे पूरी तरह से भुला दिया जाए? ये कहानी हमें हमारी यादों, हमारे फैसलों और हमारे दिल की उस अनकही जुबान के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। वो जुबान जो तब भी बोलती है जब हम सुनना भूल प्यार जाते में हैं। बलिदान जरूरी है, तो महानता और पागलपन के बीच की वो बारीक सी जब लाइन किसी कहाँ इंसान है? की साझा यादें ही चली जाती हैं तो पीछे क्या बचता है? क्या प्यार सिर्फ यादों का एक सिलसिला है या उससे कहीं और ज्यादा आउई कुछ की और? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी और के बोझ को सही मायनों में बांटने का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं क्या जुड़ा रेन हुआ का है। ये फैसला प्यार की सबसे बड़ी कुर्बानी है या फिर ये बस अतीत को जाने ना देने की एक खामोश जिद है? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है ना? इस कहानी का अंत किसी जवाब से नहीं बल्कि एक एहसास के साथ होता है, एक अनसुलझा सा सुर जो इस कहानी के अधूरेपन और इसके दर्द को हमेशा के लिए हमारे जहन में छोड़ ये जाता है। कहानी है उन शब्दों की जो होठों तक आकर भी कहे नहीं गए, और उस खामोशी की जिसका असर शायद हमेशा के लिए रह जाता है।
कह दो जब कह सकते हो। बस ये कुछ शब्द और इनमें पूरी कहानी का, पूरी जिंदगी का सार छिपा है ना? ये एक सीधी सी बात है, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि सही वक्त पर अपनी बात कह देना कितना जरूरी होता है, खासकर तब जब कोई उसे सुनने के लिए मौजूद हो।